अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक फैसल। आपको गपशप में खुश आमदेद। और मेरे साथ हैं मियाँ सोहेल इकबाल। मियाँ साहेब। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। बातें तो बहुत करनी थी, लेकिन आज वो मेरी नज़र से गुजरा है एक वो क्लिप उस्ताद मोहतरम जनाब सलीम बुखारी साहब का। आपने तो उनके साथ बड़ा वक्त गुजारा है। ठीक वो है। क्यों इतने गुस्से में है शेख रशीद के ख़िलाफ़? जाहिर है बंदे की जिसकी अपना दोस्ती हो, बहुत अच्छी दोस्ती हो। सलीम बुखारी साहब हमारे बड़े सीनियर रहे हुए हैं, बल्कि मेरे तो उस्ताद भी हैं। और उनकी एक ज़माने में जो है, बल्कि मेरा ख्याल है अब तक रिसेंटली भी जो है शेख रशीद साहब के साथ बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी। और अचानक ही जो है वो बिफर गए गुस्से के, तो वो बहुत मतलब बहुत गर्म ये वो तो मिजाज हैं कपड़े जब। उतारने तक आ गए ना, जो हाँ, मैंने मैंने वो तो तो कपड़े आप कह उतारने रहे हैं जी लगे। पे मैं शेख रशीद के कपड़े भी उतार दूंगा। और ये पता नहीं उनको, वैसे मैं उनके इतना अग्रेसिव एटीट्यूड मैंने देखा नहीं पॉलिटिक्स में। वैसे तो अपने उनसे बात दोस्तों हुई के थी, साथ। आज हुई थी कि मैंने पूछा बुखारी साहब क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं आप, आपका तो बड़ा ये चहीता हुआ करता था। तो उनका तो यही कहना था कि भाई ये जो है ये बदतमीज़ी की तमाम हदें फलांग रहा है। तो मैंने उन्हें कहा भी पहली दफ़ा तो नहीं फलांगी। उन्होंने कहा नहीं, जिस तरीके से उन्होंने मेरे अदारे के रिपोर्टर के साथ सलूक किया और जो अदारे के बारे में कहा है, तो ये किसी भी पॉलिटिशियन का हक़ है कि वो नहीं, अगर अपनी बात किसी अदारे के ज़रिए पहुँचाना चाहता तो ना करे, लेकिन वो इस तरह की बात नहीं कर सकता। बहरहाल जी मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि जब बेनज़ीर भुट्टो के दौर में एक दफ़ा जो है ये बड़े अपना जो है शरारतें किया करते थे नेशनल असेंबली में, और बहुत गलीज़ किस्म की ज़बान भी इस्तेमाल करते थे बेनज़ीर के ख़िलाफ़। तो उस वक्त इन पे एक क्लशनकोफ का पर्चा कोई दर्ज हुआ, और जिसमें ये अरेस्ट भी हो गए। और इनको फिर बहावलपुर जेल में रखा गया। मेरा ख्याल ये इनको ये शायद कितनी ये जो 7 साल सज़ा ये हुई जो थी। अब फवाद हुसैन है ना, जो वज़ीर इत्तलात थे पीटीआई के, जो आजकल अंदर हैं जी। और आजकल शेख रशीद उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम्म। तो उनके चचा हुआ करते थे गवर्नर, जिन्होंने इनको। चौधरी अल्ताफ़ मेरा जी हाँ। ख्याल। जी। और वहाँ पे उन्होंने बहावलपुर जेल फेंका था। और आप तो बुखारी साहब के हमरा बड़ा मिलने जाया करते थे। हाँ, उस वक्त मुझे भी इत्तेफाक हुआ है अपना सलीम बुखारी साहब के साथ जाने का। शेख रशीद को हम लोग मुलाकात के लिए गए बहावलपुर जेल। तो वहाँ पे खैर मुलाकात तो हुई है, मगर शेख रशीद की जितनी बुरी हालत थी वो तो उनकी आंखों में आंसू थे। और वो बुखारी साहब के तो बकायदा पाँव पकड़ रहे थे पे मुझे जो है बस किसी तरीके से जो है मुझे बस बाहर निकलवा दें, जैसा आप कहेंगे मैं ये बिल्कुल सब के बिहेव करूँगा। सब ये जो भी उन्हें मिलने जाता था वो ये सिर्फ भड़के ही मारा करते हैं। और ये हमेशा से ही 2 नंबर आदमी रहे हैं। और जेल में भी मैं आपको बताऊं, जेल में भी इन्होंने जो है ये समझे एसी वाले कमरे में रहते थे। डेली जो है बर्फ़ के 8-10 ब्लॉक आते थे। वो इनके सेल में जो है वो चारों तरफ बर्फ़ के बड़े बड़े ब्लॉक लगे हुए होते थे। साथ पंखा लगा हुआ होता था, और इतना ज़बरदस्त टेम्परेचर होता था, बिल्कुल फील ही नहीं होता था। अब जेल तो तो खैर खैर ये इन्होंने बड़ी अब तो ये भरपूर। आ गया ना जी, अपना यूट्यूब और ट्विटर और ये सारे अब वो उस पर मैसेज कर लेते हैं। नहीं तो इन मसूफ़ की जो सारी ज़िंदगी जो है वो किसी ना किसी ताकतवर एडिटर की जो है ना मिलते करते ही गुजरी है। बिल्कुल ऐसे ही रहा देखना, है। अब ये वो दावा करते हैं कि जी मैंने 68 में अयूब खान की तहरीक के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चलाई थी। हालांकि वो शेख रशीद ये नहीं था, वो अब्दुल रशीद शेख थे, जो स्टूडेंट लीडर थे। वो अब्दुल रशीद शेख थे। और वो उस अच्छा, वक्त ये वो शेख रशीद ये नहीं नहीं है। है। और वो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में मकबूल हुए थे, लेकिन उन्हें उस वक्त पीपल्स पार्टी ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने कहा भी था कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ ले, लेकिन उन्हें उस वक्त था कि शायद वो बहुत बड़े हैं, वो आज़ाद लड़ पड़े और उसके बाद उनकी जो है ना इलेक्शन ख़त्म हो गया, उनकी अच्छा। सियासत ख़त्म हो गई। बाद में इनके जो बड़े भाई थे ना, रफ़ीक कमर साहब, वो थे किसके? शेख रशीद के? शेख रशीद के, वो थे नवाए वक्त के एडिटर। ठीक। और जंग में थे शोरश मलक साहब एडिटर। और उस वक्त तक शहर में 2 ही अखबारात हुआ करते थे। तो लिहाजा अपोजिशन के ना किसी लीडर की ना किसी स्टूडेंट लीडर की कभी कोई खबर शाया ही नहीं हुआ करती थी। इकबाल ज़याती मरहूम जो थे वो नवाए वक्त के फ़ोटोग्राफ़र थे, और रफ़ीक नाज जो हैं वो जंग के थे। जी। और फ़ोटो भी इन्हीं की छपा करती थी। जबकि उस वक्त जो भुट्टो मरहूम की जो अपोजिशन के जो लोग हुआ करते थे वो मुशाहिदुल्लाह खान फैमिली थी, डॉक्टर फ़रखता मोहम्मद, नाज़मुद्दीन नाज़म, नवीद अल्ताफ़, ये सारे जो राइट विंग के लीडर थे, इनकी कभी खबर शाया ही नहीं होती थी। क्योंकि एक तरफ उनका भाई बैठा था, एक तरफ उनका सरप्रस्त। इनकी सारी ज़िंदगी जो है ना वो धोखाधड़ी है। इनके सियासत में क्लेम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। पता नहीं मैंने कितनी जेलें काटी हैं, कितना अंदर रहा हूँ, मैंने कौन कौन सी देखिए तहरीक
पता नहीं तहरीके पाकिस्तान से शायद शुरू होते हैं ये नहीं, अपना। तहरीके पाकिस्तान में तो उस वक्त तो ना ये शिकमे मादर में थे ना फिर तो ये बस इनके ये दावे होते हैं। और हमेशा इन्होंने जिसने भी इनके साथ एहसान किया उसके साथ इन्होंने धोखा किया। नवाज शरीफ ने इनके सर पे हाथ रखा और इन्हें इतना बड़ा लीडर बनाया, और जब वक्त आया उस वक्त जो है ये कन्नी मार गए और मुशर्रफ के साथ जाके मिल गए। हर दौर में वजारत का मजा लेते हैं। अच्छा, और डरपोक भी उतने ही हैं। अच्छा, डरपोक भी उतने ही है। जब मुझे अंदाजा हो गया था, जब मैं जेल में मिलने गया ना, मुझे उस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि बंदा जेड़ा है ना अंदरों बिल्कुल खाली है। जब भी कोई शहर, हाँ जी हाँ, जब भी कोई शहर में वाकया या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा था या मुल्क की सतह पर, इवन एटॉमिक जब नवाज शरीफ धमाके कर रहा था उस वक्त भी ये मुल्क से भाग गए थे। मैं आपको एक और मज़े की बात सुनाता हूँ। जब बनी ना फ्रंट काजी हुसैन अहमद ने बनाई तो उस वक्त शहर में बड़ी कशीदगी हो रही, इसने बड़ी भड़क मार के बड़ी बदतमीज़ी की और फिर उसके बाद 2 दिन बाद जाके जो है वो पाँव पकड़ के और घुटने पकड़ के माफ़ी मांग ली। तो इंसाफ का यही है। और ये जो क्लेम करता है ना कि मैं अपना गेट नंबर 4 का हूँ, अब इसे गेट नंबर 12 तक भी नहीं कोई आने देता। वही मेरा ख्याल है ये लाल हवेली जो है अभी, मतलब ये कब से है लाल हवेली? मेरा ख्याल है ये 30-40 साल तो हो गए होंगे। 85 में जब ये मतलब मंजर आम पे जो बलदियाती इलेक्शन वगैरह के दौर में जब सामने आया ये, तो उस वक्त ये जो है, तो ये लाल हवेली इन्होंने कैसे ली है? ये मतलब ये इन्होंने वैसे ही कब्जा कर लिया था, ये जो अभी वागजार करवाया है? इसका फैसला तो अदालत करेगी। ये जो भी है इतने सालों से चल रहा है, और क्योंकि वो गुज़श्ता 30-35 साल के दौरान जो है वो कम अज़ कम 25-30 साल तो इक़्तिदार में रहे, वजारत के मजे लेते रहे, इस वजह से जो है वो। तो अभी ये आप क्या समझते हैं, ये वागजार हो गई है और ये अभी इसको वापस हासिल कर पाएंगे कि नहीं? कोर्ट क्या इस पे फैसला देगी? कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी, कागजात दिखाएगा तो मिल जाएंगी, नहीं तो कागजात का तो बज़ाहिर तो यही नजर आता है पे कागजात जो हैं बस कुछ ऐसे ही हैं, कोई अपना वो फैब्रिकेटेड कोई कागजात हैं जो ये पेश करते हैं। लेकिन ये है कि अब उनके लिए जो मतलब हमारी तरफ से या जो हमें जो इतलात मिल रही हैं और जिस तरीके से उसने रोना शुरू किया हुआ है कि मुझे इस उम्र में ना छेड़ें, उसे टोटल जवाब दे दिया गया है। गेट नंबर 4 के साथ साथ लाल हवेली का गेट भी बंद हो गया इनके लिए, है ना? उसी वजह से हुआ है मेरा ख्याल है। मौक़िफ़ है कि भाई ये जो है लंगड़ा घोड़ा जो है इसको इतने साल इस्तेमाल कर लिया, अब कितने 50 साल तो इस्तेमाल कर लिया और कितने साल इस्तेमाल करना उन्होंने, और फिर उसके बाद ये है कि इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो हो सकता है आप किसी और पे हाथ रखें। ये भी हो सकता है। तो बहरहाल ये अब चलें, ये तो चलता ही रहेगा। मगर उसकी बातें करनी थी, बड़ा आज जो है आज पेशावर में बहुत ट्रेजिक है जी। ये तो बहुत ही ट्रेजिक था जो आज का इंसिडेंट हुआ है, जो अपना सुसाइडल अटैक हुआ है पेशावर में एक मॉस्क में जो कि पुलिस लाइंस के अंदर थी, और उसमें वैसे ये तो बड़ा कहा जा रहा था जी, वो बड़ा उधर KPK में बड़ा अमन कायम कर दिया हुआ है। जब से वो PTI की हुकूमत आई थी तो कुछ नहीं होता था, और जनरल बाजवा साहब ने भी बड़े लंबे चौड़े दावे थे करोड़ा। मैं तो भाईजान, मैं तो अगर फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप मेरे से पूछे ना, तो मैं इसका रिस्पॉन्सिबल जो है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को समझता हूँ, क्योंकि मैं फॉलो कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, तो ना आपके एस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूँ ना, फौज तो नहीं कह रहा ना। कहते हैं फौज ना करो, एस्टेब्लिशमेंट कह दिया करो। ठीक है, ये मैं तो इनका ही किरदार समझता हूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है। ये देखें जब 2021 में जब ये अफ़गानिस्तान में ये तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो उसके बाद ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से एक्टिव हो गई, और जिस वक्त वो एक्टिव हुई थी या तो आप उसको उसी वक्त उस पर काबू पाते। मगर मैं आपको इसके साथ साथ एक और चीज़ बताऊं, जो ये पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये अगर आप इसको फॉलो करें ना, तो उनकी ये पिछले 2-3 साल से वो यही रोना रो रहे हैं कि हमारे इलाकों में जो है तालिबान आ रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, इनको ख़त्म करें। अगर आपसे ख़त्म नहीं होते तो हमें बताएं, हम लोग फिर अपनी फोर्स तैयार करते हैं। PTM के हवाले से तो उन पे भी इतराज़ात कई चीज़ें नहीं, वो मैं समझता हूँ प्रोपेगेंडा है। इस वक्त नाजुक सी बात है इस वक्त, मगर तालिबान का तो देखें, तालिबान का तो हमें पता है कब से पाकिस्तान में आ रहे हैं, ठीक है, उनको रोका क्यों नहीं गया? मैं इस पर इसलिए सिर्फ इतनी बात करना चाह रहा हूँ कि रियासत को भी ऐसी सख्त पॉलिसी बनानी चाहिए कि जब हमने ये तय कर लिया है कि तरीके तालिबान वाले हमारे दोस्त नहीं हैं, तो ना उनको इस जोग्राफियाई हदूद में रहना चाहिए और ना ही उसका कोई हमदर्द जो है
उसे पाकिस्तान में इसका रहना ये चाहिए। इमरान खान की जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी ये भी रिस्पॉन्सिबल है, उतने रिस्पॉन्सिबल है। भाई, वो देखें, तो कह रहे हैं कि हमने जब इतने लोग जो देखें है मैं वो- आपको बताता हूँ, जब भी कोई ऐसी बात होती थी, किसी हाईएस्ट लेवल पे बात होती थी, इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, कोई इनके खिलाफ एक्शन लें, तो हमेशा जो है पीटीआई जो है वो आड़े आ जाती थी। वो कहती थी नहीं जी, इनके साथ मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें। उसका नतीजा क्या हुआ? मुज़ाकरात भी होते रहे, उन्होंने कहा जी हमारे जो है जो कैदी हैं आप छोड़ें। उसके बाद जो है इमरान खान की दौर में आप देख लें कितने कैदी छोड़े गए, कितने जेल ब्रेक हुए। जेल ब्रेक भी टोटल जो है सिर्फ इन्हीं के लिए हुए। डीआई खान का एक जेल ब्रेक है, वो सिर्फ तालिबान को रिलीज़ करवाने के लिए हुए। अब ये रबी पीटीआई, साहब पहले उन्होंने कहा भी है पिछले दिनों कि मैं इतने जो है आबाद करना चाह रहा था। हाँ, तो वो अब वो पीटीआई की गवर्नमेंट में अब वो तालिबान जो है वो आ गए हैं, अब उनको कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल अभी देखें, मुझे तो बड़ा एक जो है बड़ा खौफनाक जो है एक आगे सिनेरियो नज़र आता है, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं जब भी केपीके में कोई ऑपरेशन हुआ है, उसमें शहरों के शहर खाली कराए गए, स्वात को खाली करवाया गया, लोग दर बदर हो गए, लोग अपने बड़े शहरों की तरफ उन्होंने रुख किया, कोई किसी अजीज़ के घर ठहरा, कोई बड़ी बड़ी बुरी हालत में रहे, पूरा शहर खाली कर दिया गया और लोग डिस्प्लेस हो गए। और मुझे तो अब भी यही नज़र आ रहा है, अब अगर फिर ऑपरेशन होता है तो उसमें फिर लोगों के साथ असल लेकिन में हम उन तो लोगों का क्या कसूर है जहाँ पे लाके तालिबान जो है आबाद हो देखिए रहे जी, हैं। हम तो इस प्लेटफॉर्म से जो है ना वो जिम्मेदारान से यही मुतालबा कर सकते हैं कि जो कोई भी जिम्मेदार है, जो कोई भी इसका हामी है, इस दहशतगर्दी का, इस दहशतगर्द तंजीम का, चाहे वो मजहबी रहनुमा है, चाहे वो सियासी रहनुमा है, चाहे वो समाजी रहनुमा है, उसे कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए और उस पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की जाए। 12 पहले तो वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट थी, इसलिए कोई अब मेरा ख्याल है कोई इतनी कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं थी। अब चले केयर टेकर गवर्नमेंट है, अब वैसे जो भी हमारे जो अलार्मिंग करता धरता है, अलार्मिंग सिचुएशन है, हाँ, क्योंकि उनको आगे चाहिए इलेक्शन भी आना है। इसके ऊपर जो है बहुत कोई अपना सीरियस एक्शन लें, क्योंकि आगे जो है अभी इलेक्शन भी अब 3 माह बाद ये जो है कह रहे हैं ये जो होने हैं इलेक्शन, पता नहीं ये जनरल इलेक्शन होने हैं या ज़मीनी इलेक्शन होने हैं, ये अभी तक हमें इसमें क्लियर नहीं है। मैं तो क्लियर हूँ, मुझे तो पता है ये सारे जनरल इलेक्शन एक ही दफ़ा होंगे, मगर ये टाइम पे हो पाएंगे? ये आने वाले 2-3 माह में जो है ये टेररिज्म कंट्रोल इस पे पा सकेंगे, नहीं पा सकेंगे? मुझे तो इसमें जो है कोई हालात ऐसे लग रहे हैं, इकॉनमी के हालात भी वैसे ही हैं। अल्लाह रहम करे जी। आज की गुफ्तगू को वाइंड अप करते हैं इस नोट पे कि अल्लाह हमारे मुल्क और हमारे शहरियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। और इंशाल्लाह कल आपके खिदमत में हाज़िर होंगे एक धांसू किस्म की रिपोर्ट लेके पेट्रोल के ऊपर क्या हो रहा है, कहाँ से स्मगल हो रहा है, और आपको वो सारे रूट बताएंगे कि पाकिस्तान को कैसे लूटा जा रहा है। इसके साथ ही फारूक फैसल ख़ान को और मुझे इजाज़त दें, और एक चीज़ ज़रूर याद रखें, जिस वक्त भी आप हमारा चैनल देखें उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन जो है ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीलॉग जो हैं आपको बर वक्त पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।